आप में से बहुत सारे लोग यूपीएससी के द्वारा जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम करवाया जाता है, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। और देखिए, हर साल नहीं होता है। ये 2020 में नोटिफिकेशन आया था, फिर आपने देखा होगा कि उसका पेपर 2021 में हुआ था, फिर आप देखेंगे अभी 2023 में इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। अच्छा एग्जाम है, अच्छी पोस्ट है और बहुत ही आसान पेपर रहता है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और इसके लिए कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, इन सब के बारे में मैं एक सामान्य जानकारी आपको दे देता हूँ इस क्लास में। और भी अगर कोई आपके सवाल रह जाते हैं तो आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं, उनके सवालों के जवाब भी देने की पूरी कोशिश की जाएगी। सबसे पहले तो यूपीएससी एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। आप देखते हैं कि यूपीएससी एक संगठन है, संस्था है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा हूं, संघ लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना आपको मालूम होगा कि 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। इसका मुख्यालय आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा, नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि आप देखिए संविधान के अगर भाग 14 को आप लोग देखें, अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक देखें, तो संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन और संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये इस संस्था के बारे में याद रखिएगा। जो आपका सिविल सर्विस आईएएस का एग्जाम होता है ना, वो भी यही करवाता है। और इसमें अगर संवैधानिक प्रावधान देखना है तो अनुच्छेद 315 को देखिए। अनुच्छेद 315 में संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 316 में यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद अगर 317 में देखें तो यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के सदस्यों को हटाने और निलंबन की बात की गई है। अनुच्छेद 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 319 को अगर आप देखें तो आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने की प्रतिषेध की बात की गई है। अनुच्छेद 320 क्या कहता है, लोक सेवा आयोगों के कार्यों के वर्णन की बात की गई है। अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय की बात की गई, खर्चे की बात की गई है। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट की बात की गई है। और जो आप देखिए यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं ना, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति साहब करते हैं। इससे भी, इस संस्था से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है। और यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 65 साल की आयु जो भी पहले हो, इस तक आप देखेंगे पद पर रह सकता है। और पुनर्नियुक्ति की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो एक बार लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद ले चुका होता है, वो अपने कार्यकाल में पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब चलते हैं इस एग्जाम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बारे में सुना है ना, उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए इंडिया लेवल पर होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है। यूपीएससी ईपीएफओ, इसका आयोग का नाम क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ये एग्जाम करवाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और परीक्षा के नाम की बात करें, यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम, कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान, अच्छी वेतन रहती है, ये याद रखिएगा। और परीक्षा की बात करें तो केंद्रीय स्तर है, आप सभी जानते हैं। और परीक्षा आवेदन के मोड की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। परीक्षा की भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों रहती है, ये भी याद रखिएगा। परीक्षा किस तरह की होती है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो ऑफलाइन होती है परीक्षा। और परीक्षा का चयन 2 घंटे में, 2 घंटे का आपको, इसमें 2 स्टेज होते हैं। यूपीएससी में आप देखते हैं प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। इसमें आपका एक तरह से प्रीलिम्स कह लीजिए, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। और उसके बाद आप देखिए लिखित परीक्षा नहीं होती, उसके बाद इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे आपका एक तरह से आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है, क्वेश्चंस पेपर पहला, और दूसरा जब प्रीलिम्स एक तरह से आप देखिए पहला पड़ाव आप लोग पास कर लेते हैं तो इंटरव्यू रहता है। और परीक्षा पैटर्न की बात करें तो यूपीएससी ईपीएफओ की परीक्षा में सभी बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप देखते हैं कि ऊपर क्वेश्चंस दिया रहता है,
फिर नीचे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं आपको ABCD के रूम में, तो उन्हीं की बात हो रही है। और मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देख लिया करिएगा, आपकी समझ में आ जाता है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपीएससी EPFO परीक्षा की सभी प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूछे जाएंगे, और इस परीक्षा के लिए आपको कुल 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 120 मिनट का समय मिलेगा। और इसमें आप देखेंगे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 300 नंबर का रहेगा ये। और इस परीक्षा में 1/3 अंक की नकारात्मक अंकन प्रावधान है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी क्वेश्चंस का आंसर देते हैं और गलत कर बैठते हैं तो उसका तो कटेगा ही, वो उसके नंबर नहीं मिलेंगे, और भी आपको दंड के रूप में देना होगा, ये भी याद रखिएगा। और अगर आप लोग छोड़ देते हैं, कोई क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है, उसे अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, तो ना तो कटेगा ना ही मिलेगा, याद रखिएगा। इसमें अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो आप देखेंगे कि इंग्लिश आती है, सामान्य अंग्रेजी, शब्दावली आपको इसमें आप देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, क्लॉथ टेस्ट, पैरा जंबल्स, ये आप देखिए मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, ये आप लोग देखेंगे पैराग्राफ कॉम्पिटिशन, और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ग्रामर, वोकेबलरी, ये आप देखेंगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा इंग्लिश। अब इसके लिए आप लोगों को बताऊं, इंग्लिश के लिए आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश के लिए SSC CGL के जो पुराने क्वेश्चंस पेपर हैं उन्हें भी आप लोग लगा सकते हैं, और EPFO के पुराने क्वेश्चंस पेपर हैं उन्हें भी आप लोग लगा सकते हैं, उससे भी कवर कर सकते हैं। एक आप देखेंगे वर्ल्ड पावर मैड इजी किताब आती है, उसे भी आप लोग ले सकते हैं। और बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लिए रेमंड मॉर्फी की किताब आती है, उसे भी आप लोग ले सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग देखिए SP बक्सी है ना, SP बक्सी, उनकी किताब आती है जनरल इंग्लिश के लिए, तो उस किताब को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इनमें से कोई भी किताब आप लोग फॉलो कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लोग दीजिएगा, ठीक है, मॉक टेस्ट आपको फायदा करेंगे। और 20 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश से, ये आप लोगों को याद रखना है। BP बक्सी की किताब आती है, उसे आप लोग खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी किताब रहती है। या फिर आप देखिए वर्ल्ड पावर मेड इजी, ये किताब आती है, इसे भी आप लोग ले सकते हैं। और बेसिक ग्रामर, आपकी इंग्लिश ग्रामर तो होनी ही चाहिए, ये आप लोग जानते हैं, तो ये आप लोग कर सकते हैं, ये आपको कर लेना है। फिर आप चलते हैं अगले टॉपिक पर। एक तरह से इसमें आप देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात हो रही, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो आप देखते हैं हमारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जो संघर्ष करना पड़ा, जो हमें आज़ादी मिली, उसी की बात हो रही है। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ बातें याद रखना है। एक तो आप लोगों को लूसेंट पढ़ना है, जो लूसेंट आती है ना पतली सी, उसे आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री है ना जो, उसे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप लोगों को करना है। उसमें संस्थाएं दी गई हैं, नारे दिए गए हैं, तो 1 लाइनर में रहता है, पर एक तरह से रिवीजन के लिए, तो उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। पुरानी और नई NCERT कक्षा 12वीं की आप लोगों को पढ़नी है, हर हाल में पढ़नी है। और UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पढ़ते भी होंगे। एक आप लोग स्पेक्ट्रम की पढ़ सकते हैं, मॉडर्न इंडिया की जो स्पेक्ट्रम किताब है ना, उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग बिपिन चंद्रा की आती है इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उसे पढ़ सकते हैं आप लोग। तो इन किताबों को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसमें बंगाल पर आक्रमण देखना है आप लोगों को, रेगुलेटिंग एंड पीट्स इंडिया एक्ट, कर्नाटक युद्ध, ब्रिटिश 3 एंग्लो मराठा युद्ध जो हुए, ब्रिटिश राज की प्रारंभिक रचना। फिर आप देखेंगे 1857 के विद्रोह के कारण चरित्र पाठ्यक्रम और परिणाम, पहले चरण में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, संघों का निर्माण। और आप देखेंगे राष्ट्रीय चेतना का विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसका मध्यम स्तर, स्वदेशी आंदोलन, आर्थिक राष्ट्रवाद, अतिवाद का विकास और कांग्रेस में फूट, डिवाइड इन रूल की नीति, 1916 की कांग्रेस लीग संधि, सविनय योग्य आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय सेना के बारे में पढ़ना है। तो इतने आप लोगों को टॉपिक कवर करना है फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। फिर आ जाता है आपका करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के लिए आप देखिए न्यूज़पेपर आप लोगों को हर हाल में पढ़ना है। हिंदी मीडियम से है तो दैनिक जागरण आप लोग पढ़ सकते हैं। ये योजना कुरुक्षेत्र फॉलो करते रहा करिएगा, जो रेडियो उन्हें देखते रहा करिएगा, सुनते रहा करिएगा।
और संसद टीवी पर जो डिबेट आती है उन्हें भी आप लोग पढ़ते रहिएगा। करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, खेल, राजनीति, वित्त और बैंकिंग क्षेत्र, जनगणना, और इसमें आप देखिए महत्वपूर्ण पुस्तकें, उनके लेखक, पुरस्कार, उनका महत्व, राज्य पशु प्रतीक, वैज्ञानिक जिसे महत्वपूर्ण खोजों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, महत्वपूर्ण दिन और उनके दिवस, महत्वपूर्ण आविष्कार, उनके आविष्कारक, ये सब आप लोगों को देखना है। फिर आती है भारतीय राजनीति, और भारतीय राजनीति के लिए एम लक्ष्मीकांत आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया किताब है और मुझे लगता है काफी भी है, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ना है, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति और उनके कार्यों का चुनाव के बारे में पढ़ना है, पंचायती राज के बारे में पढ़ना है, कैग जैसे महत्वपूर्ण संविधान निकाय के बारे में पढ़ना है, संसद के बारे में पढ़ना है, मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ना है, राज्य उनके कार्य देखना है, राज्यपाल के, राज्य विधायिका के बारे में, प्रमुख संवैधानिक संशोधन उनका महत्व क्या है उनके बारे में पढ़ना है, राजभाषा के बारे में पढ़ना है, आपातकालीन प्रावधान है उनके बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल और उनके जो प्रतीक है उन्हें आप लोगों को फॉलो करना है। तो इतना सब आप लोगों को कवर करना है इसमें, ठीक है। फिर आती है आपकी इकोनॉमी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये आप लोगों को कवर करना है और इसमें आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी में कक्षा 11वीं और 12वीं की जो एनसीईआरटी की किताब है उसे आप लोगों को फॉलो करना है। मिश्रा एंड पुरी की किताब है उसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, आप देखते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण आता है ना, आर्टिकल 112 के तहत हर साल बजट आता है और इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल जो गुजर जाता है उसका लेखा जोखा होता है। इन दोनों का एक ओवरव्यू आप लोगों को लेकर रखना है, महत्वपूर्ण तथ्य जो है उन्हें पढ़ना है। अर्थव्यवस्था में आप लोग राजकोषीय नीति, परिभाषा, घटक, प्राप्तियां, राजस्व और पूंजी खाता का राजस्व, व्यय, बजट के बारे में पढ़ना है। आर्थिक विकास और विकास, मूल अवधारणा, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में पढ़ना है। समावेशन परिभाषा, प्रासंगिकता, प्रकार, वित्तीय समावेशन, हाल की पहल, संसाधनों का उपयोग, हस्तांतरण, वितरण प्रभाव, मैक्रो इकोनॉमी, सूक्ष्म इकोनॉमी, इनके बारे में पढ़ना है आपको। फिर आपका आ जाता है सामान्य लेखा सिद्धांत, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसके बारे में कैसे पढ़ोगे आप लोग, क्या कवर करोगे, कैसे कवर करोगे। तो इसमें एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं और 12वीं की किताब आप लोगों को पढ़ना है और टीएस ग्रेवाल डबल एंट्री बुक कीपिंग और एक दूसरी है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दो किताबें भी इनकी फॉलो कर लेंगे आप लोग, आपका सामान्य लेखा सिद्धांत कवर हो जाएगा। इसमें आप देखिए अलग इकाई व्यवस्था अवधारणा, धन मापन संकल्पना, दोहरे पहलू की चिंता, बोध अवधारणा, लागत अवधारणा, लेखा अवधि की अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट, लेखा सम्मेलन, रूढ़िवादी संगति, पूर्ण प्रकटीकरण, भौतिकता, ये सब आप लोगों को इसमें सिलेबस कवर करना है। फिर आता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, लेबर जो कानून है, औद्योगिक संबंध और श्रम कानून, इसमें भारत में श्रम कानून, ट्रेड यूनियन अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, हड़ताल और तालाबंदी, और आप देखेंगे औद्योगिक विभाग अधिनियम, श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण, श्रमिक मुआवजा अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, सेवानिवृत्त लाभ और उत्पन्नवास अधिनियम, ये सब आप लोगों को देखना होगा। इसमें क्या करना होगा, ये देखना होगा। महिला श्रमिकों के लिए कानून, मातृत्व लाभ अधिनियम, विशाखा केस, फैक्ट्री अधिनियम, समान परिश्रमिक अधिनियम। फिर आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, भारत में श्रम मंत्रालय के साथ महत्वपूर्ण कार्यालय संस्थान, श्रम मंत्रालय, मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम ब्यूरो, कल्याण आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ कार्यालयों द्वारा किए गए कार्य मध्यस्थता के बोर्ड, इन सबको आप लोगों को इसमें कवर करना है। अब इसे आप लोग कवर कैसे करेंगे, ये आप देखते हैं कि 30 लॉ हैं लगभग और इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वेबसाइट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, और वरना मार्केट में कोई भी किताब आप लोग ले आइएगा लेबर लॉ की, वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। और जो रिपोर्टें आती रहती हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की आती रहती है, इंडेक्स, इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम आती रहती है, और ईपीएफओ की जो वेबसाइट है उसे भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। ये मार्केट में मिल जाएगी आप लोगों को, कोई भी किताब आप लोग जाएंगे तो मिल जाएगी आराम से आपको। फिर आप देखेंगे आगे चलते हैं जनरल साइंस कंप्यूटर, इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को लूसेंट की किताब पढ़नी है। लूसेंट की किताब आप लोगों को फॉलो कर लेनी है, कर लोगे या नहीं, 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, कंप्यूटर के लिए और जनरल साइंस के लिए। लूसेंट की किताब आपको फॉलो करनी है।
फिर आप लोगों को कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें कवर करनी है जनरल जनरल साइंस के लिए, सामान्य विज्ञान के लिए। और कंप्यूटर के लिए भी कक्षा 11वीं 12वीं की कंप्यूटर की एनसीईआरटी की किताब आप लोग कवर कर लीजिएगा। इतने में आपका कवर हो जाएगा। जीव विज्ञान में मानव शरीर के अंगों, जानवरों और पौधों में पोषण रोगों, उनके कारणों जैसे बैक्टीरिया के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। भौतिकी में एआई इकाइयां, गति, ध्वनि, प्रकाश तरंगें, ऊर्जा, विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थों के रासायनिक गुण, उनके उपयोग, महत्वपूर्ण पदार्थों के रासायनिक नाम जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस इत्यादि, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, गैसों के गुण, भूतल रसायन, जीवन में रसायन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। कंप्यूटर नॉलेज में आप देखें तो कंप्यूटर की मूल बातें, कंप्यूटर का इतिहास, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के विभिन्न भागों के कार्य, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डेटा संधारण, प्रतीक, ये सब आपको कंप्यूटर में पढ़ना है। फिर आप देखिए रीजनिंग की बात आ जाती, किसकी बात आती है, ये फिर आती है आपकी रीजनिंग की बात आती है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए अभी आप लोगों को पढ़ना है ना। जैसे आप देखिए इसमें उपमाएं हो गई आपकी, उपमाएं हो गई आप देखिए, और आप देखिए वर्णमाला, संख्या, श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, गणितीय संचालन, रिश्ते, युक्तिवाद, क्रम, वेन आरेख, डेटा इंटरप्रिटेशन और पर्याप्तता, निष्कर्ष, निर्णय लेना, समानताएं और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशा, कथन, तर्क और मान्यताएं। और देखिए रीजनिंग के लिए आप लोग आर.एस. अग्रवाल साहब की फॉलो कर सकते हैं, अरिहंत की आती है उसे भी फॉलो कर सकते हैं, और टाटा एमसी ग्रे हिल आती है सी सेट के लिए मैनुअल, उसे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आप लोग आर.एस. अग्रवाल की पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये काम आप लोग कर लीजिएगा। और मैथमेटिक्स के लिए संख्या प्रणाली, बोर्ड मास, दशमलव, अंश, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और काम, समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी, ये सब आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल से कवर हो जाएगा। आर.एस. अग्रवाल की किताब आती है उससे कवर हो जाएगा। फिर आपका बचता है सोशल सिक्योरिटी एंड इंडिया। भारत में सामाजिक सुरक्षा के लिए जो आप देखें योजनाएं हैं उनकी बात हो रही है, योजनाएं है ना। और इसके लिए 1 साल की कोई भी कोचिंग की क्लास की कोचिंग की किताब मिल जाएगी आप लोगों को। वो आप लोग दुकान पे जाएंगे, शॉप पे जाएंगे तो वहां मिल जाएगी, और उसमें सभी आपको दिए रहेंगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा लाभ, विकलांग लाभ, मातृत्व लाभ, ग्रेच्युटी जैसे सामाजिक बीमा को कवर करते हुए शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, पूरी 1 साल की आपको किताब मिल जाएगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, भारत में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति, असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान निधि, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और पुरानी भी उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से इतने टॉपिक हैं आपके पहले पेपर के लिए, इनके आपको पढ़ना है। फिर से एक बार आपको किताबों के बारे में बता देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश के लिए आप लोग बीपी बख्शी की किताब ले सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप लोग वर्ड पावर मेड इजी की किताब आती है उसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर आप देखिए आ जाइए फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लूसेंट जी के आपको पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, और ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी कक्षा 12वीं की पढ़नी है। स्पेक्ट्रम की किताब आपको पढ़नी है। और आप लोग चाहें तो किसकी पढ़ सकते हैं, जो इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की है ना, उसे आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर आप लोग करंट अफेयर्स के लिए 1 साल का करंट अफेयर्स लगभग आपको कवर करना है। मैगजीन पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे होंगे, वरना आप देखिए 1 साल का कोई किताब आती होगी किसी कोचिंग की तो उसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की आप लोग पढ़ सकते हैं। और इंडियन इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं 12वीं की पढ़ लीजिएगा। मिश्रा एंड पुरी की इंडियन इकोनॉमी आती, उसे पढ़ सकते हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, इसे आप लोगों को कवर करना है। फिर उसके बाद जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए एनसीईआरटी क्लास 11-12वीं की पढ़ना है। और टीएस ग्रेवल की डबल एंट्री बुक कीपिंग और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक किताबें आती, इसे आप लोग पढ़िएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज के लिए आप देखिए 30 लॉ है, तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां मिल जाएंगे, लेकिन क्रम से नहीं मिलेंगे वहां। तो आप लोग क्या करिए, मार्केट से कोई भी किताब ले आइए, लेबर लॉ की आपको मिल जाएगी, ठीक है। जनरल साइंस के लिए आप लोगों को
लूसेंट आपको पढ़नी ही है, और साथ में कक्षा 10 छठवीं से लेकर आपको कक्षा 10वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है जनरल साइंस के लिए, कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक की। और कंप्यूटर के लिए 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी किताब आपको पढ़नी है, ये पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है। और सोशल सिक्योरिटी के लिए जो सामाजिक योजनाएं रहती हैं उनके लिए आप लोग कोई भी बुक्स जाइए मार्केट में मिल जाएगी एक आप लोगों को नई, ठीक है। और आपको रीजनिंग के लिए अरिहंत की हो गई, और मुझे लगता है कि आर एस अग्रवाल की हो गई, मैथ के लिए आर एस अग्रवाल की हो गई, ये सब किताबें आप लोगों को पढ़नी है, फॉलो करनी है। और लास्ट में आप देखते हैं जब आपका पहला पेपर निकल जाता है तो इंटरव्यू होता है, और इसमें आप देखिए इंटरव्यू में 100 क्वेश्चन 100 अंक रहते हैं, कितना 100 रहते हैं, और अलग अलग वर्ग के लिए न्यूनतम रखी गई है इसकी वो कि इतने पर आप पास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। आप देखिए ओबीसी वर्ग के लिए 45 रखी गई है, एससी के लिए 40 रखी गई है, एसटी के लिए 40 रखी गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 रखी गई है, जनरल के लिए कितनी रखी गई है, 50 नंबर कम से कम होने चाहिए इतने, ठीक है। कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको तैयारी के समय, एक तो सिलेबस को समझें और एक एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश कीजिए। और आज के समय में आपके पास स्मार्टफोन है, डिजिटल इंडिया है, तो मुझे लगता है कि आप कहीं भी बैठे हैं, अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो आप लोग सिलेबस को बेहतर तरीके से एक एक चैप्टर को आप लोग कवर कर सकते हैं। सर्च करके आप लोग अपने नोट्स बना के खुद पढ़ सकते हैं। स्टडी प्लान बनाएं, समाचार पत्रिकाएं पढ़ें, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करें, मॉक टेस्ट लें और नियमित रूप से रिवीजन करते रहें। इन कुछ बातों को आप लोग नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा। अब भी अगर ईपीएफओ से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है आपका, तो मुझे आप पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है।